अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ ये तासुर देती रही है कि उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन बानी पीटीआई का ताज़ा बयान तो कोई और ही कहानी सुना रहा है। बानी पीटीआई पहले इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जारहाना तर्ज अपनाते रहे और अब वो यूटर्न लेते हुए इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई पाक फौज से मुज़ाकरात करने की हामी भर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाक फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। हमने फौज पर इल्ज़ामात नहीं, तनकीद की थी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अभी इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हुए नहीं, बल्कि अब तक मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। बानी पीटीआई की पाक फौज से मुज़ाकरात की ख्वाहिश नहीं, बल्कि अब ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले शहरयार आफरीदी, रऊफ हसन और शिबली फराज भी ये इंदिया दे चुके हैं कि मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं, सिर्फ होंगे, इस्टेब्लिशमेंट से होंगे। तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम है कि वो पहले इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करती रही, उनके खिलाफ पूरा एक नैरेटिव बनाती नजर आई और अब वो इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बतें बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की सफ़ों में भी कहीं ना कहीं ये बेचैनी ज़रूर है कि अगर तहरीक इंसाफ के हक़ में हवाएं चलना शुरू हो गई तो फिर मुश्किलात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला खुद उसके लिए शुरू हो जाएगा। अब हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला अदालती फैसले भी हैं। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला हो या फिर बानी पीटीआई के मुकदमात से एक एक करके रिहाई हो, ये सब मामलात हुकूमत के लिए दर्द सर बने हुए हैं। यहाँ तक कि हुकूमत इस खदशे का इजहार भी कर चुकी है कि अक्टूबर में उसके खिलाफ इलेक्शन कलअदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हुकूमत अदालती फैसलों की वजह से भी दबाव का शिकार है और यही वजह है कि सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी फरमा रहे हैं कि मुझे बहुत जल्द अदालती फैसलों के नतीजे तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। अब मोहम्मद अली दुरानी के बकौल हुकूमत को अदालती फैसलों से खतरा लाहक हो सकता है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया है, जिस पर हुकूमत अमल करने से हिचकिचा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मजीद अरकान असम्बली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम करते हुए उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 अरकान को पीटीआई का रुकन तस्लीम किया है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली के 6 अरकान को भी पीटीआई का रुकन तस्लीम कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को 29 नशस्तें मिलने के बाद पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन में तब्दीली आ गई है। मुस्लिम लीग नून 204 ताल पंजाब असम्बली की सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बरकरार है। पंजाब असम्बली में नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 75 रह गई है, जबकि तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 29 है। ईवान में पीपल्स पार्टी के 14, मुस्लिम लीग काफ के 10, IPP के 6, जबकि मुस्लिम लीग ज़िया, तहरीक लब्बैक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एक रुकन है। इस वक्त पंजाब असम्बली में मखसूस नशस्तों समेत खाली नशस्तों की तादाद 28, जबकि तहरीक इंसाफ के एक रुकन मियां असलम इकबाल ने ताहाल हल्फ नहीं उठाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक 246 में से 93 अरकान की पीटीआई से वाबस्तगी तस्लीम कर लिया, लेकिन अब तक तहरीक इंसाफ के नामजद अरकान इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के बावजूद असम्बलियों को हल्फ नहीं उठा सके। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कौमी असम्बली में इस हवाले से कानूनी मुसवदा पेश कर दिया जाएगा, जिसको मुबस्सिरीन पहला आइनी बॉम्ब शेल करार दे रहे हैं। यानी देखा जाए तो मामला तहरीक इंसाफ के लिए इतना सादा नहीं लगता है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत मखसूस नशस्तों के केसेस पर नजरसानी की अपील दायर कर चुकी है, जिस पर फैसला रिवर्स भी हो सकता है। ये पहली बार नहीं हो रहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने से हिचकिचा रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की असम्बली तोड़ने के बाद यहाँ इंतखाबात का हुक्म दिया था, लेकिन यहाँ सूबों की निगरान हुकूमत 8 फरवरी को इलेक्शन तक कायम रही। उस वक्त अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस नहीं लिया था, लेकिन अब क्या अदालत ऐसा करेगी, अपने फैसले पर पहरा दे सकेगी? ये बहुत सारे सवालात मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? वो जो इदारों को सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया, फ़ौज को न्यूट्रल होने का मशवरा देती थी, आज उसके बानी फ़ौज से मुज़ाकरात की ना सिर्फ हामी भर रहे हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि फ़ौज अपना जो नुमाइंदा है वो मुकर्रर करे और इस्टेब्लिशमेंट जिसको वो समझते थे कि वो सियासत से दूर होनी चाहिए, आज उसको सियासत में घसीट रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक अहमद खान बचर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि बानी पीटीआई ने खुद ये मुतालबा किया था कि इदारों को सियासत से दूर हो जाना चाहिए, या फ़ौज को न्यूट्रल होना चाहिए। आज वो फ़ौज से कह रहे हैं कि अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हमारे से मुज़ाकरात करें, तो इदारों को फिर सियासत में तो आप घसीट रहे हैं मलिक साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात यह है कि इसमें एक मखसूस हालात हैं, उस हालात में ये बात की जा रही है। आपको खुद पता है कि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, हम 9 अप्रैल से पहले हम ये कहते रहे
कि आप लोग ना आए सियासत में, ना आए। फिर फरवरी में आपने जनरल बाजवा की स्टेटमेंट आपको याद होगी, जब उन्होंने कहा कि अब हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। तो ये जब 9 अप्रैल का हमारा रजीम चेंज हुआ, उसके बाद फिर 9 अप्रैल के बाद 9 मई हो गया, और 9 मई के बाद जो हालात आज दिन तक हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, या जो ये जमातें, हुक्मरान जमातें, ये डायरेक्ट हमें कैन यू हियर मेरी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। मलिक साहब देखिए, पैरेलल दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन ये है जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं और उनकी कैबिनेट के लोग कह रहे हैं कि भाई आइए हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बैठे बातचीत से मसाइल को हल करते हैं। दूसरा ऑप्शन आप खोल रहे हैं और आप फौज से कह रहे हैं अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, आपसे बात करेंगे। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा रास्ता, मतलब जमहूरी रास्ता कौन सा है, सियासत के अंदर मसाइल का हल किस कर रहा हूं मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना जी। 9 मई के बाद हुक्मरान जमातों ने हमें एक फरीक बना के खड़ा कर दिया कि आपने डायरेक्ट, आप फौज के सामने एक फरीक हैं जो कि फौज के साथ लड़ाने की एक साजिश है। और उसके बाद हम चेयरमैन इमरान खान ने एक और पैगाम भेजा कि अपना सपा सलार साहब को कि आपको और हमें लड़ाना चाहती है मुस्लिम लीग नून। पहली बात नहीं, ये पैगाम तो रिसेंटली भेजा ना सर। मलिक साहब एक मिनट, ये पैगाम तो रिसेंटली भेजा ना सर, रिसेंटली भेजा। लेकिन साथ ही बानी पीटीआई ने इस बात का एतराफ किया गुज़श्ता रोज कि जीएचक्यू के बाहर एहतजाज का उन्होंने खुद कहा था, बस फर्क ये था कि उन्होंने पुरअमन एहतजाज का कहा था। तो बात यह है कि जीएचक्यू के बाहर एहतजाज का कोई शहबाज शरीफ ने या पीडीएम हुकूमत ने तो आपको नहीं कहा था कि आप जाइए और जीएचक्यू का रास्ता लें, आप जाइए और जिन्ना हाउस के पहुंच जाइए, आप जाए रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हमला करें, आप शोहदा के मुजस्मों को हटाएं। तो ये तो आपको कहीं शहबाज शरीफ ने या इस हुकूमत ने या पीडीएम ने तो नहीं कहा था, आप अपनी मर्जी से गए थे। देखिए, मैं वो उसी तरफ ही मैं आ रहा हूं ना। मुझे अगर थोड़ा सा 2 मिनट देंगे मैं बात कंप्लीट कर लूंगा। तो अब जब हमने ये बात की तो अब 2 सूरतें हैं। एक तो जिस तरह आप कह रहे थे कि चेयरमैन साहब ने कहा कि हम जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज, मेरे ख्याल में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हो सकता है, हर उस इदारे के सामने हो सकता है। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाइयाँ भी की थी, और आपको गुजरांवाले वाली तकरीर याद होगी जो मियां नवाज शरीफ साहब ने की, वो भी आपको याद होगी। अब 2 सूरत हाल है। एक सूरत हाल ये है कि सबसे पहले ये क्या कदम उठाते हैं जो हमें कहते हैं कि मुज़ाकरात करें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। अब वो ये कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें, हमारा उनसे ये मुतालबा है कि आप जुडिशल कमीशन बना दें। जब वो जुडिशल कमीशन बना देंगे सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा कि इनके पास अख्तियार है और उस अख्तियार को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो सो कॉल्ड मेजॉरिटी भी आई है, बट इनके पास अब अख्तियार आ गया, तो ये सबसे पहले कुछ कदम ये बढ़ाएं ताकि हमें पता चले कि इनके पास मेरा सवाल तो फिर वही मेरा सर, मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल रहा कि फौज तो उसी तरफ न्यूट्रल होना चाहिए। और भाई आपने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है, आपने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है, आप फौज से कह रहे न्यूट्रल हो। मैं उसी मेरी अर्ज सुन ले पहले, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। बात यह है कि फौज को हमारे सामने इन लोगों ने खड़ा किया कि हम फौज के मुजरिम है, मुलजिम है, बल्कि मुलजिम ही नहीं मुजरिम है। सर इख्तिलाफ यह है ना, आप ये कहते हैं इन्होंने आपको खड़ा किया, मैं ये कह रहा हूं कि आप खुद खड़े हो गए सर, आपने खुद अटैक किया, आप खुद वहां पर पहुंचे, आप खुद वहां गए, आपने को लेकर नहीं गया। अच्छा मैं कहता हूं, मैं आपको ये बताता हूं, मेरी बात सुने। जुडिशल कमीशन हम क्यों कह रहे हैं? हम ये तो नहीं कह रहे कि हम बेगुनाह हैं या हमें छोड़ दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की गवर्नमेंट नाकाम क्यों हुई? उस वक्त का आईजी पंजाब में नाकाम। ये जुडिशल कमीशन किसने बनाना है? ये किसका मैंडेट है जुडिशल कमीशन बनाने का? ये मैंडेट हुकूमत का है जी। तो फिर हुकूमत से बात करें ना सर। हम तो अपोजिशन में, फिर हुकूमत तो से हम कह रहे हैं पहले एक कदम देखे मेरी बात सुने। जब एक चीज हम उनको ये कह रहे हैं कि आप लोग जुडिशल कमीशन बनाएं, हम एक कदम जब वो आगे बढ़ेंगे तो हम भी सोचेंगे कि इनके पास अख्तियार है। अभी तो हम ये समझते हैं कि इनके पास अख्तियार अपना आईजी चेंज करने का भी नहीं है। देखें पंजाब में आईजी और चीफ सेक्रेटरी साहब जो बैठे हैं,
तो वो तो बैठे हैं उस वक्त से निगरान गवर्नमेंट से। तो कभी ये होता है कि इलेक्शन के बाद भी निगरान गवर्नमेंट के टाइम की आईजी और लेकिन वो कोई गैर कानूनी और गैर आईनी भी नहीं है बशर साहब, ये तो उनकी अपनी पसंद नापसंद है। कोई गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम तो वो भी नहीं है कि बैठे हुए तो तब्दील क्यों नहीं हुआ। ये बात अब आपने की है कि जाती पसंद और नापसंद। देखें, उन्होंने उनके लिए सर्विसेज मुहैया की हैं। 8 फरवरी को हमारे साथ जो कुछ हुआ उसमें इस आईजी का मुकम्मल हाथ है। हमारे कोर्ट में चले जाए सर, प्रपोजर स्कैंडर सबको सर उसके लिए फॉरम मौजूद है ना। मैं तो ये सर हर चीज का एक अप्रोप्रिएट फॉरम होता है। देखिए, आपने सियासत का कोई सियासी हल निकालना है तो उसका फॉरम फौज नहीं है ना सर। मेरा सवाल वही है ना सर कि आप फौज से क्या बात करना चाहते हैं आप? अगर इनके पास अख्तियार है तो इनके पास अल्लाह ताला ने इनको एक मौका दिया है, जुडिशल कमीशन बना दें। जब जुडिशल ये कहते हैं कि हमारे पास सबूत हैं, जो वीडियो देखिए सर, इसमें जुडिशल कमीशन बनाने का देखिए जुडिशल कमीशन बना जो 3 मुतालबात बानी पीटीआई ने रखे हैं, उसमें पहला मुतालबा यह है कि जी जो चोरीशुदा मैंडेट है वो वापस किया जाए। देखिए, चोरीशुदा मैंडेट वापस करने का रास्ता यह है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स आपके पास हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल काम कर रहे हैं। दूसरा, आपकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ी हुई है, वहां से आपको इंसाफ मिलेगा। जो सेकंड जो मुतालबा है वो ये है कि हमारे कारकुनान को रिहा किया जाए। ऑब्वियसली वो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो हुकूमत ने करना है या अदालत ने करना है। तीसरा ये कि नए इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाए। इन तीनों मुतालबात का हल फौज के पास कैसे है, मेरा सवाल ये है। अब मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुने। हमारे जुडिशल कमीशन का जुडिशल जो हमारे इलेक्शन जुडिशल बन चुके हैं कोर्ट्स, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोर्ट्स जो बने हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन ने जो हाल उनका किया हुआ है, अब वो जाके तो जब ये चीफ जस्टिस पंजाब जो नई आई हैं, इन्होंने जो इनकार किया कि मैं इनको चेंज नहीं करूंगी। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन कह रहा था जो 4-5 महीने डिले हुए हैं कि इनके ऑल्टरनेट्स हैं, आप हमें इतने जजेस इतने ठीक हो गया ना सर, वो तब्दील नहीं हुए। 8 के 8 ट्राइब्यूनल्स अपनी जगह पर बरकरार हैं, वो आपके हक में है फैसला। इस्लामाबाद में भी ट्राइब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का काम कर रहा है। मैटर अभी भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत के अंदर है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहां तो स्मूथ सेलिंग है पीटीआई के लिए। फिर भी आप फौज से बात करना चाहते हैं। देखिए, हम यही कह रहे हैं कि हमारे केसेस चल रहे हैं, उनको स्पीडी ट्रायल दें। अब मैं आपको बताता हूं सर, ये स्पीड तो फौज ने नहीं लगानी ना। मेरा सवाल यही है कि फौज के पास क्यों जाना चाहते हैं सर? उसूली मौकिफ पे खड़े हो कि उनको न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल तो वो नहीं हो सकते। हम फौज के पास हम फौज के पास इसलिए जाना चाहते हैं, हम फौज के पास इसलिए जाना चाहते हैं कि अगर वो इनके सर से हाथ हटा लें तो ये सियासी यतीम हो गए हैं। बजट के बाद जो इन्होंने बजट पेश किया, देखें, सबसे बड़ी दलील इनकी नाकामी की ये है बजट के बाद कि इनकी मेन अलाई जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफा तो उस बजट को रिजेक्ट कर चुकी थी, वो दोबारा उसको मना के लेके आए हैं। यानी इन्होंने तो अपने अलाइज को भी नहीं एतमाद में लिया था बजट के बारे में। तो मेरा जो बात करने का मकसद ये है कि हम फौज के पास इसलिए जाते हैं, हम उनके पास इसलिए जाते हैं कि वो उनको लेके। आपको भी पता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ है हमारे साथ, 8 फरवरी से पहले क्या हुआ है, जो 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है, जिस तरह हमारे साथ जुल्म हुए, हमारे प्रपोजर, हमारे स्कैंडर, सबको जब उठाया गया तो आपको और एक एक बंदे पे 10-10 पर्चे हैं। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वो दूध के धुले हो गए, जिन्होंने नहीं की उन पे 10-10 पर्चे और हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने सामने ला के खड़ा किया है, हम वो एक इदारा है। जमात इस्लामी का एहतजाज हुकूमत को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि जमात इस्लामी ने अपने मुतालबात में से किसी एक पर भी लचक दिखाने से साफ इनकार कर दिया है। मुल्क में महंगी बिजली IPPs मुआहदों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज में दाखिल हो गया है। दूसरी जानिब हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क भर में धरने का ऐलान कर दिया और अगर हुकूमत ने मुतालबात को तस्लीम ना किया तो फिर रास्ते बंद कर देंगे। ये रहमान ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुकूमत को कह दिया है। हाफिज नईमुर रहमान इस मुतालिक क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। जितना वो डिले करेंगे उतना ये धरने का जो दायरा है वो बढ़ता चला जाएगा और पूरे पाकिस्तान में ये धरने होंगे। और पहले मरहले में तो हम गवर्नर हाउस और CM हाउस पे बैठेंगे, दूसरे मरहले में तो हम शाहराहों पे बैठेंगे। वो मरहला भी करीब ही आ जाए, शाहराहों पे बैठेंगे। फिर हमसे मत कहना कि सब बंद हो गया है, तुमने पहले ही हमारी मईशत बंद कर दी है। ये जमात इस्लामी का उसूली फैसला है कि हम किसी भी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे।
अब जमात इस्लामी का यह धरना 5वें रोज में दाखिल हो गया है। हुकूमत की जानिब से क्या इस धरने को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, संजीदगी से नहीं देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक फॉर्मली तो मुज़ाकरात का एक दौर हुआ है, उसके बाद हुकूमत ने कोई कमेटी तश्कील देने की बात की, लेकिन फिर जमात इस्लामी से कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। तो हुकूमत और जमात इस्लामी डेडलॉक कहाँ है? इस वक्त अमीरुल अज़ीम साहब जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीरुल अज़ीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कहिएगा कि जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज़ में दाखिल हो गया है, मुतालिबात की एक तवील फहरिस्त है, मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता तौर पर एक दौर हुआ है, दोबारा शायद ही हुकूमत से कोई राब्ता हुआ हो, तो डेडलॉक कहाँ पे है? क्या वजह है कि मुतालिबात तस्लीम नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए डेडलॉक तो नहीं है। हमारी एक ही मीटिंग हुई है जिसमें हमने उन्हें अपने मुतालबात सारे बयान कर दिए। उन्होंने कहा कि हम कोई टेक्निकल टीम के साथ मशवरा करके आपसे बात करेंगे। तो गेंद तो अब उनकी कोर्ट में है। अब उन्होंने टेक्निकली उलझते हैं सुलझते हैं, ये अब हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं। देखिए टेक्निकली तो एक अवैस लगारी साहब ने कह दिया कि IPPs का मामला जो आप चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर हो, ये फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है कि IPPs के साथ एग्रीमेंट्स को रिवाइज़ कर दिया जाए। तो उस पर तो टेक्निकल टीम की तरफ से अवैस लगारी साहब का जवाब आप नहीं समझते कि आ गया है, और उसके बाद अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, ये तो जो टीम हमारे साथ मुज़ाकरात करती रही है, वो अगर हमें बयान करेगी तो हम इसके ऊपर अपना कोई वर्जन देंगे। अच्छा, मैं वैसे अवैस कुरैशी साहब या जो भी अब लोग हैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि भाई IPPs के साथ तो मामला ज़रा बात का है, फॉरेंसिक ऑडिट करें, रीनिगोशिएट करें, लेकिन जो आपने टैक्सेस लगाए हुए हैं, जो आपने सरचार्ज लगाए हुए हैं, जो TV की फ़ीस आप लोगों से वसूल कर रहे हैं, कम से कम वो तो ख़त्म करें। उसमें तो कोई मसला नहीं है, कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है। यानी वो इब्तदाई काम करें जो हुकूमत कर सकती है, उसके बाद अगला कदम भी हम उन्हें बताएंगे और रहनुमाई कर देंगे कि IPPs के साथ किस तरह से निपटा जाए। तो हुकूमत इस पर आपको क्या जवाब दे रही है? अभी मुंतज़िर हैं जी उनके जवाब के। यानी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, क्योंकि हुकूमत भी यकीनन चाहेगी कि इतने दिन से जो लोग बैठे हुए डिस्पर्स हों, निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल होता है। तो अभी तक आप इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमत के इनिशियल रिप्लाई का? नहीं, हुकूमत का क्या, हमने पूरी आवाम को कहा है कि हम जब तक रिलीफ नहीं लेंगे बिजली के बिलों का, उस वक्त तक हम अपने घरों में नहीं जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है हुकूमत के ऊपर कि वो जितनी जल्दी रिलीफ का बंदोबस्त कर देती है उतनी जल्दी हम यहाँ से चले जाएंगे, वरना ये धरने कई और धरनों को जन्म देंगे। आपका प्लान था कि आज मुल्क के दीगर शहरों में भी एहतजाज होगा, तो क्या दीगर शहरों में एहतजाज के बाद आप कोई इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी का इरादा भी रखते हैं? हम हुकूमत को बार बार ख़बरदार कर रहे हैं और उनको कुछ वक्त दे रहे हैं। अगर कुछ सीधे तरीके से रास्ता निकल आए तो बहुत अच्छी बात है, मुल्क के लिए, हुकूमत के लिए हम दुआ करेंगे। लेकिन अगर नहीं निकलता तो फिर आवाम को साथ लेकर टेढ़ी उंगलियों से ये रास्ता निकालना पड़ेगा। आपके इस एहतजाज पर जो अपोजिशन में बैठी हुई तहरीक इंसाफ है, इस वक्त ज़ाहिर है बड़ी तवाना आवाज़ है पार्लियामान के अंदर भी, उनके कुछ शुकूक व शुबहात है कि हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। जमात इस्लामी आती है, बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा या उनको एक सेफ पैसेज मिल गया है। तो ये कुछ नुक्ताचीनी, कुछ उंगलियां आपकी जानिब भी उठ रही हैं जमात इस्लामी के इस एहतजाज और धरने पर। खैर, इस नुक्ताचीनी की हम परवाह नहीं करते। जाहिर है कि बहुत सारे लोग हमारे इस धरनों से बहुत सारे मतलब निकाल रहे होंगे, लेकिन चंद दिनों में हर चीज़ वाज़े और क्लियर हो जाएगी। जहाँ तक PTI का मामला है, उनसे हुकूमत कोई आज नहीं, इससे पहले भी किसी और तरह से निपट रही थी, लेकिन साथ साथ कुछ और भी उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं हो रही है। उन्हें ज़ाहिर है अब सीटें दी जा रही हैं, उन्हें पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी दी जा रही है, कुछ ना कुछ तो रास्ता उनके साथ भी कहीं ना कहीं कोई बना रहा है। आप उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, वो आपसे मुताल्लिक़ कह रहे हैं कि आप किसी की बी टीम है? अच्छा नहीं, मैं तो किसी तहफ़्फ़ुज़ का इजहार नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत फंस गई है, उसे PTI को भी रास्ता देना पड़ेगा, उसे जमात इस्लामी को भी रास्ता देना पड़ेगा। PTI के मुतालबात भी जायज़ हैं कि जाली हुकूमत बनी हुई है। PTI में से किसी ने रब्ता किया आपसे? नहीं, अभी तक तो हमारा PTI के साथ बराह रास्त रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि PTI इस बात का इंदिया दे रही है कि वो जमात इस्लामी के इस एहतजाजी धरने को ज्वाइन कर सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि फॉर्मली अभी किसी ने कोई रब्ता नहीं किया आपसे। बहरहाल वो मसला हमें ज्वाइन करे या अपने प्लेटफार्म के ऊपर ये वाला काम शुरू कर दे। हम तो चाह रहे हैं कि जो लोग भी इस वक्त बिजली के बिलों से तंग है, चाहे वो PTI के हों या पीपल्स पार्टी के हों,
और मुस्लिम लीग के हों, चूँकि सारों लोगों के साथ तो मसला बन रहा है ना जी, घरों में, फैक्ट्रियों में और दफातर के अंदर, तो उन सबको ये काम करना चाहिए, चाहे हमारे प्लेटफार्म के ऊपर आ जाएं या अपने प्लेटफार्म के साथ इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएं। ये तो जो हमारा मुतालबा अपनी ज़ात या अपनी जमात के लिए तो नहीं है। अच्छा अमीरुल अजीम साहब, जब कोई एहतजाज होता है तो यकीनन जो मुतालबात होते हैं धरने में वो ज़्यादा बड़े ही रखे जाते हैं, ताकि जब मुज़ाकरात में बैठें तो किसी मिनिमम कॉमन एजेंडे के ऊपर ये जो मिनिमम पॉसिबल हुकूमत दे सकती है वो लेके उठा जाए। तो मिनिमम आपने क्या बार सेट किया हुआ है कि ये मिल जाएगा तो आप डिस्पर्स हो जाएंगे या धरना ख़त्म कर देंगे? देखिए जी, 3 चीज़ें हैं। एक, बिजली के बिलों के कॉस्ट को जो है वो लोगों से वसूल की जाए, और उसमें हुकूमत अगर ऐलान कर दे और फिर रफ्ता रफ्ता ये बताती जाए कि जो आसान टैक्स उठा सकती है उसे उठाए, जो IPPs के साथ बाद में डायलॉग करके कोई रीनिगोशिएट कर सकती है वो बाद में, लेकिन रुख का तयन हो जाना चाहिए और कुछ इक़दामात और कुछ नोटिफिकेशन हो जाने चाहिए। उसका रिलीफ चाहे 15 दिन बाद, 1 महीने के बाद लोगों को मिलना शुरू हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के सैलरीज लोगों के ऊपर इन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया इस बजट में, वो वापस ले, पुराना जो टैक्स है ठीक है उसको लेते रहें। और तीसरी चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया है। आगे ही ट्रेड डेफिसिट हमारा जो है वो नेगेटिव है। अब अगर आप एक्सपोर्ट को फिर हौसला शिकनी करेंगे तो पाकिस्तान को एक कंज्यूमर सोसाइटी बना देंगे। हमने तो बड़े मुतालबात किए नहीं, 3 बुनियादी किस्म के मुतालबात हैं और हर मुतालबे में बड़ी आसानी के साथ वो चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ठीक है हम उन्हें कुछ मज़ीद वक्त दे देंगे, लेकिन इसके बारे में वो कुछ नोटिफिकेशन और कुछ इक़दामात तो तय करे। मजीद वक्त से क्या मुराद है? यानी हुकूमत कोई कमिटमेंट कर दे कि अगले आने वाले 6 महीने में, 1 साल में ये हो जाएगा, तो आप उड़ जाएंगे, चले जाएंगे? 6 महीना या 3 महीना ये मुद्दत का मसला नहीं है। वो ये वादा करे कि हम ये सारे टैक्स विड्रॉ करेंगे बिजली के बिलों में, और जिनको विड्रॉ नहीं कर सकते उनके साथ निगोशिएट करेंगे। ये तो बड़ा आसान है। अमीरुल अजीम साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, क्योंकि ये इशारा आपकी तरफ हो रहा है, तो ये बताइए कि क्या वाकई जो इशारतन लोग कह रहे हैं आप किसी के इशारे पर एहतजाजी धरना दे रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया है कि हर बाल की खाल उतारी जा सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को पता लग जाएगा कि हम किस पॉइंट के ऊपर हैं और किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। चूँकि ये जो बिजली का मसला है ये प्योर जमात इस्लामी ने पिछले 2 सालों के अंदर बार बार जद्दोजहद की है। हम हर दूसरे महीने, तीसरे महीने सेमिनार, प्रोग्राम, मुजाहरे, जलसे, DC जितनी ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां उनके बाहर हम मुजाहरे करते रहे हैं, गवर्नर हाउस के ऊपर धरने दिए हैं। तो ये एक लंबी स्ट्रगल है, उसका ही एक मोड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाली खातून की साथी के हमरा कैमरे लगाने की वीडियो सामने आ गई है। ड्रामा निगार को कॉल करने से पहले कैमरे नस्ब करके बाकायदा मनसूबाबंदी की गई, जिसकी वीडियो मुल्जिमान के मोबाइल से बरामद हुई है। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान खिड़की, पर्दों और दरवाजे के करीब कैमरे नस्ब करने की मनसूबाबंदी भी करते रहे। खलीलुर रहमान कमर के पहुंचने से पहले ही कैमरे रिकॉर्डिंग पर लगा दिए गए थे, ऑन रिकॉर्ड रखे गए थे। कैमरों की रिकॉर्डिंग ऑन करके खलीलुर रहमान कमर से तमाम तर बातचीत होती रही। हनी ट्रैप गैंग ने घर के मुख्तलिफ मकामात पर कैमरे नस्ब किए और खलीलुर रहमान कमर को प्लानिंग के मुताबिक सोफे पर बैठाया गया। सोफा सेट के सामने कैमरे नस्ब करके मुल्जिम खातून और साथी पोजीशन चेक करते रहे। दूसरी जानिब खलीलुर रहमान कमर की मुबैना नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गई है। खलीलुर रहमान कमर की वीडियो में मौजूद जो हिस्से हैं उनको देखा जा सकता है। सूरत हाल क्या है वीडियो में, और यही यानी जो कमरे के हिस्से उसमें दिखाई दे रहे हैं, जो कैमरे नस्ब करने से पहले जो माहौल एनवायरनमेंट है उसी कमरे के अंदर ये वीडियो लगता है कि उसी जगह से है। और वीडियो के दूसरे हिस्से में खलीलुर रहमान कमर जो है वो काबिल एतराज़ हालत के अंदर, और कबल अज़ीं पुलिस ने खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया था और मुल्जिम को साथी रफ़ीक समेत पेशावर से गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिम ने खलीलुर रहमान कमर की जो काबिल एतराज़ वीडियो है वो भी वायरल कर दी और मुल्जिम हसन शाह हनी ट्रैप करने वाले 12 रुकनी गिरोह का मरकज़ी किरदार है, जिसके गिरोह में ख़वातीन भी शामिल हैं। अब ये एक नया ट्विस्ट है, नया मोड़ है इस सारे मामले के अंदर, इस सारे वाक़े में, जो एक तरफ रहमान कमर की कहानी को सच भी साबित कर रहा है, मगर दूसरी तरफ से ख़ुद खलीलुर रहमान साहब के ऊपर बहुत सारे सवालात भी खड़े कर रहा है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।